नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड के पंचायत चुनाव के पेंच की। जी हां, हरिद्वार जिले को छोड़कर अन्य 12 जिलों में पंचायत चुनाव होने हैं उत्तराखंड में, लेकिन लगातार प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस लंबे समय से सवाल उठा रही है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस के राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील पंवार ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इसको लेकर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार पंचायतों के अधिकार छीनने का काम कर रही है। लगातार चुनाव को टाला जा रहा है, जबकि चुनाव समय से होने चाहिए थे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास रुका हुआ है। कांग्रेस का कहना है कि अगर प्रदेश में कोई भी चुनाव नहीं किए जाते तो जल्द ही कांग्रेस इसके विरोध में पूर्ण आंदोलन करेगी। प्रदेश में हरिद्वार जिले को छोड़कर अन्य जिलों में प्रशासक नियुक्त कर दिए गए हैं। शासन ने एक आदेश जारी कर यह कहा है कि पंचायतों के अंदर ग्राम पंचायतों में नियुक्त प्रशासकों का कार्यकाल क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन अति अपरिहार्य परिस्थितियों की वजह से ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायतों के चुनाव प्रशासकों का कार्यकाल समाप्त होने की तिथि से पहले नहीं कराए जा सके हैं। आज हम पंचायत चुनाव के इन तमाम पेंच को समझने की कोशिश करेंगे, मंशा को जानने की कोशिश करेंगे और आखिर क्यों उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को काफ़ी वक्त से टाला गया है। कांग्रेस ने इस चुनाव के टालने पर और प्रशासकों के कार्यकाल को लगातार सरकार के तरफ से बढ़ाने की कवायद को लेकर तीखे सवाल पूछे हैं। आज हम उन सवालों के बारे में भी जानेंगे और इस पूरे मुद्दे पर जवाब ढूंढने की भी, एक ठोस जवाब ढूंढने की भी कोशिश करेंगे। चलिए बिना वक्त गवाए इस चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता अनूप पंत साहब जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता सूरत सिंह नेगी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत पंत साहब आपके साथ। ऐसे कौन से अपरिहार्य कारण हैं जिसके चलते सबसे पहली बात तो इन चुनावों को टाला गया? प्रशासकों के कार्यकाल को बढ़ाने के पीछे की क्या रणनीति है? राजभवन के पास आपने ऑलरेडी एक बार उस फाइल को भेजा है, राजभवन से वापस आई, फिर से आप भेज रहे हैं। ऐसे में इरादा क्या है, मंशा क्या है और क्यों इस पूरी प्रक्रिया को खींचा जा रहा है? पंत साहब। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं, नमस्कार, बहुत अच्छा आपने ये सवाल पूछा है, परंतु क्या होता है कि जर्नलिस्ट कोई सवाल पूछता है तो प्रेग्नेंट हो जाता है। मैं इसको थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। जब हम बात कर रहे हैं प्रक्रिया, तो उस प्रक्रिया को ही हमको डिफाइन करना पड़ेगा और उसके बेसिस पे हमको ये जानना पड़ेगा कि देरी कहाँ। आज जिस समय हम बात कर रहे हैं इलेक्शंस की, तो इसमें कई सारे रीजंस आ जाते हैं। और कौन से आ जाते हैं? जैसे कि आपका रिजर्वेशन की बात लगातार उठती रही है ना। फिर आ जाता है परिसीमन का, परिसीमन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसके कितनी कैटेगरीज हैं, कितने घटक हैं जिसके तहत परिसीमन होना चाहिए। अब समझ लीजिए 10 मेरे पास ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से परिसीमन होना चाहिए और केवल 2 ही मात्र बिंदु ऐसे हैं जिसकी वजह से परिसीमन नहीं होना चाहिए। परंतु वो दोनों जो हैं कि किसी जगह पर वो दोनों जो हैं वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जहां पर कि वो जो बाकी के 10 हैं वो नगण्य हो जाते हैं, या वो दोनों उन 10 की जो डैमेज है वो कम है, पर 2 का जो डैमेज हो ज्यादा होगा तो हम लोगों को उसके हिसाब से डिसीजन लेना पड़ेगा। प्रशासकों को इस डिसीजन की रीजनिंग पूरी देनी पड़ेगी, उसके पूरे एविडेंसेस देने पड़ेंगे। और क्योंकि ये वो समय है जिसमें कि ये पूरा जो चेंज है ये हो रहा है, इसीलिए इसमें समय लग रहा है। और ये समय कैसे लग रहा है? ये कोई शासन नहीं है कि जो शासन बोल दे कि भाई अब मुझे इलेक्शन डिले कर दे। नहीं, प्रशासन अपनी बात शासन के सामने रखता है और शासन और प्रशासन में हमेशा ये द्वंद्व चलता है, चाहे वो किसी की भी सरकार। क्योंकि 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी शासन में, कि कोई भी ऐसा डिसीजन ना निकल जाए जिसकी वजह से कुछ ऐसी प्रणालियां या ऐसी एक प्रोसेस जनरेट हो जाए जिससे आगे के लंबे समय के लिए लोगों का नुकसान होना शुरू हो। पहली चीज। दूसरी बात, जब हम बात कर रहे हैं
कि अपरिहार्य कारण, हम अपरिहार्य कारण इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि लोगों को पता नहीं। अपरिहार्य कारण वो होते हैं जिसमें बोला जाता है जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं। इतने सारे लोग हमारे यहाँ पर इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। हिंदुस्तान में जब इलेक्शन प्रक्रिया होती है, मेरे ख्याल से तो ये तो एक त्योहार की तरह हो जाता है। इसीलिए जो हम बात कर रहे थे वन नेशन वन इलेक्शन की, मैंने पहले भी आपकी डिबेट में बोला था, उसमें कई लोग ऐसे हैं जो कि उसके समर्थन में ही नहीं। हमारी पार्टी सबसे पहले लेके आए वन नेशन वन इलेक्शन, तो उसमें क्या होता है कि जितने भी बाकी के वेरिएबल्स हैं जो इन इलेक्शंस को तोड़ कर हिस्सों में करवाने वाली जो प्रक्रिया थी उसे ही समाप्त कर देती, तो आगे जाकर ये सारे इलेक्शंस एक टाइम पर होते, एक समय में आपका सारी स्ट्रेटेजीज क्लियर हो जाती, एक ही समय में आपकी पूरी तैयारी हो जाती। अब हम एक इलेक्शन से उठते हैं, फिर वही प्रशासक रहते हैं हमारे पास में, वही लोग रहते हैं, टीचर्स वगैरह को हम लोग बाउंड करते हैं अपने इलेक्शंस में, सारा डेटा स्टडी फिर से होती है, तो उसमें समय लग रहा है। पंत साहब माफ कीजिए आपको टोक रहा हूँ, लेकिन ये तो जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से यह प्रक्रिया चल रही है। उत्तराखंड में ऐसा कमोवेश संभवतः, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो पहली बार ही हो रहा है जब प्रशासकों के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए भी 6 महीने से उसके विस्तार को 1 साल करने के लिए भी बात आगे बढ़ी है। ऐसा अभी क्यों हो जा रहा है और अभी ये तमाम दिक्कतों से आपको रूबरू क्यों होना पड़ रहा है जब 8 साल से आपकी उत्तराखंड में सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है? जी बोलिए। मैं आपके जवाब का छोटे में जवाब दे देता हूँ। हम कंपैरेटिव स्टडीज में जब भी आ जाते हैं ना कि पहले ऐसा क्यों नहीं हो रहा था और अभी क्यों नहीं हो रहा है, अभी कई सारी चीजें चेंज हो गई भाई। अभी डेमोग्राफिक चेंज हो गया है, अभी लोग एक पर्टिकुलर क्षेत्र से जा जाके, कई गांव ऐसे हैं जिसमें कि लोग अभी नहीं है, कई गांव ऐसे हैं जहाँ पर लोगों की जो वेलोसिटी ऑफ सॉरी जो रेट ऑफ कमिंग है वो ज्यादा बढ़ गया है। अब उसमें से आपको ये भी देखना है कि वो लोग वहाँ के वोटर्स है भी या नहीं है, और अगर कई सालों से वहां पर रह रहे हैं तो उनके वोटिंग कार्ड वहां पर है कि नहीं है। पिछले कई सालों में उत्तराखंड में भी देखा गया है कि कितने सारे लोग जो है वो वोटिंग अपने राइट का जो यूटिलाइजेशन वो कर ही नहीं पाए। वोटिंग कार्ड्स बने हुए लेकिन वो वोट दे नहीं पाए क्योंकि लिस्ट में नाम नहीं थे। इन सारी चीजों को आपको ठीक करना पड़ेगा, और हर बार हम कैसे चल रहे हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ पिछले 25-30 सालों से हम लोग इस तरह से चल रहे थे कि किसी का वोटिंग राइट अगर नहीं है ना तो हम बोलते थे चलो यार कोई बात नहीं, अगली बार में देखें। दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, इसको हमें समझना होगा। और जब हम इन चीजों को ठीक करने की बात करते हैं, प्रशासकों के ऊपर भी हम लोड दे देते हैं, और इस बार जब प्रशासक की बोलते हैं या इस बार जब सचिव ये बोलते हैं या जो ये डेटा स्टडी करने वाले ये बोलते हैं कि साहब आपको थोड़ा सा अगर आप समय दे दीजिए, तो ऐसा नहीं है कि हम सीधे बोल देते हैं हाँ जी आप समय ले, उनसे भी लड़ाइयां लगातार चलती रहती है। और इसमें देखिए सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? सबसे ज्यादा नुकसान तो बीजेपी का ही है ना, क्योंकि हमारी ही हम ये जो अभी लोगों का जो विश्वास है वो बीजेपी में इस समय सबसे ज्यादा इस समय बीजेपी की। और मैं इसको भी चुनौती के साथ कहता हूँ कि इस समय जो सबसे ज्यादा जो चुने हुए लोग आएंगे, जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, वो तो हमारे ही होंगे, तो हमारा ही लोग जो वहां पर आने वाले हैं, हम उसी के लिए डीले करें, हम अपने लिए डीले क्यों करें? ठीक, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि आप किसी चुनौती को किसी के ऊपर, किसी के सर पे डाल के उसको समस्या बता देते हैं। ऐसा नहीं, समस्या सबकी है, परंतु जब ये सॉल्व होगी तो चाहे सरकार किसी की भी रहे, एक प्रशासनिक ढांचा जो है उसके ऊपर आपकी नजर रहेगी, जिम्मेदारी के साथ आप लोग उसके ऊपर सवाल पूछ सकते हैं, और आगे के कई सारे, जैसे कि हमने पहले कई सारे प्रोसेस संभाली है, ये वाली प्रोसेस भी एक तरह से पूरी तरह से पारदर्शी होते हैं। ठीक, नेगी साहब आपने तमाम बातों को सुना, अब आप बस यह बता दीजिए कि आप सरकार के तरफ से या भारतीय जनता पार्टी के तरफ से यह जो पक्ष रखा गया है इस पूरी प्रक्रिया में हुई देरी को लेकर, उससे आप कितने संतुष्ट या असंतुष्ट? नेगी साहब देखिए नीरज जी, भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है वो हमेशा पंचायत विरोधी रही है। इस देश में महात्मा गांधी ने कहा था कि ग्राम स्वराज जो है वो जरूरी है और वो पंचायतों के माध्यम से ही आ सकता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पंचायतों को मजबूत करने के लिए जो है एक पहल की थी, और 73वां और 74वां संविधान संशोधन विधेयक जो है देश की संसद में लाने का उन्होंने काम किया था। उनका कहना था कि जो हम गांव के विकास की बात करते हैं, बिना गांव के विकास के देश का विकास नहीं हो सकता, और इसी के तहत उन्होंने जो है पंचायतों को मजबूत करने के लिए कदम उठाए, और 73वां और 74वां संविधान संशोधन बिल पास होने के बाद पंचायतों को संवैधानिक संस्था का अधिकार मिला। अब संवैधानिक संस्था का मतलब यह है कि उनका एक निश्चित कार्यकाल होगा, 5 साल का कार्यकाल होगा, और कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही आपको पंचायतों के चुनाव कराने पड़ेंगे। पर जहां पर जो है राजीव गांधी का प्रश्न आ जाता है, महात्मा गांधी का प्रश्न आ जाता है, ग्राम स्वराज की बात आ जाती है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी जो है उसको
नकारने का काम करती है। और आज तक का इतिहास है कि भारतीय जनता पार्टी ने पंचायतों को कमजोर करने का काम किया, जबकि इसके उलट जो राजीव गांधी जी की परिकल्पना थी कि गांव के विकास की बात जो है गांव के चौपाल में तय होनी चाहिए, हमारे गांव का कैसा मॉडल होना चाहिए विकास का, ये गांव की पंचायत ग्राम सभा जो है इसको तय करेगी। परंतु भारतीय जनता पार्टी, अभी मैं अपने छोटे भाई जो है बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि आरक्षण का निर्धारण है, परिसीमन है, परिसीमन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अरे भैया, क्यों हर बार परिसीमन होना चाहिए? हर साल 5 साल बाद जो है परिसीमन की जरूरत क्यों पड़ती है आपको? कम से कम 10-15 साल के लिए स्थिर जो है परिसीमन का हो जाता है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि पंचायतों को कमजोर करने के लिए तमाम सरकारें जो है ये परिसीमन का, आरक्षण का बहाना करती हैं और मन मुताबिक जो है आरक्षण होता है। अब आप देखिए कि त्रिस्तरीय पंचायतों में 50% का आरक्षण है महिलाओं के लिए, और आरक्षण चक्रानुक्रम में होगा। आप देखिए कि देहरादून नगर निगम जो है, जब से ये नगर निगम बना है तब से यहाँ पर एक बार को अगर छोड़ दिया जाए तो हर बार यहाँ पर जो है पुरुष की सीट आती है, सामान्य मेयर की सीट सामान्य है। तो पंचायतों को, स्थानीय निकायों को प्रदेश की सरकारों ने अपनी कठपुतली बना लिया है। जैसा चाहेंगे वैसा परिसीमन करेंगे और परिसीमन के बाद फिर आरक्षण की व्यवस्था लागू करेंगे। कौन सा जो है सामान्य सीट रहेगी, कौन सी महिला के लिए रहेगी, कौन सी ओबीसी के लिए रहेगी, कौन सी एससी के लिए रहेगी, ये मनमाने तरीके से आरक्षण की बात होती है। और भैया, जब चुनाव हो गए, 5 साल के लिए का कार्यकाल है, तो आप बताइए ना कि आपकी कौन सी ऐसी मजबूरी है कि आप जो है आरक्षण का निर्धारण नहीं कर पाए, कितना % किसको आरक्षण देना है उसका निर्धारण नहीं कर पाए, आप जो है परिसीमन समय पर नहीं कर पाए, वोटर लिस्टें आपकी समय पर नहीं बन पाई। तो ये सारा जो है केवल और केवल पंचायतों को टालने का है और भ्रष्टाचार को बढ़ाने का है। अफसरशाही के हाथ में, जनप्रतिनिधियों के हाथ से जो है इस सत्ता को छीन करके, विकास की जो योजनाएं हैं उनके हाथ से छीन करके प्रशासकों के हाथ में देना चाहते हैं आप। ठीक है, उससे जो है आप प्रदेश को भ्रष्टाचार में जो है आतंक डुबाना चाहते हैं। ठीक है, जवाब ले ही लेते हैं, चूंकि आपने सवाल उठाए हैं। पंत साहब भी कुछ बोलने के लिए बेकरार है। पंत साहब एक सवाल उसमें एड ऑन कर देते हैं। देखिए, जो उनकी कहने की बात है, इरादा मंशा यही है कि भाई परिसीमन होता रहा है, ठीक है। अब ओबीसी आरक्षण नियमावली की भी आपने बात की, चलिए वो भी जो संशोधन किया, धामी साहब ने अभी उससे स्वीकृति दे दी है, अब अधिसूचना होगी जारी, जब होगी जारी। लेकिन फ्रीक्वेंसी के ऊपर सवाल है, हर 5 साल के समय आपको क्यों करना चाहिए? अरे इतने जल्दी डेमोग्राफी कितनी चेंज हो जाएगी? आपने सुना ही है, स्पष्टीकरण दे ही दीजिए। बिल्कुल, मैं पहले से शुरुआत कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे जो सीनियर है यहाँ पे, इन्होंने हिस्ट्री से शुरुआत करी। मैं पहले बात कर देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात कर रहे थे। ये वही पार्टी से बात कर रहे हैं ना जिसमें कि इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी, शायद, अगर मुझे गलत नहीं। तो जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं ना, तो उस परिप्रेक्ष्य से आके हम लोग देख लेते हैं कौन इस तरह की बातें कर रहा है। और हम वो लोग थे ना जो कि पूर्णतः जब भी कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, ये पार्टी वही थी जो उस आंदोलन से उभर के आई थी। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की या लोगों के लिए, लोगों के ऊपर जो ये तानाशाही का रवैया है ना, इसके ऊपर ज्ञान नहीं दे सकता है। पहली चीज। दूसरी बात मैं बता देता हूँ, मैं उस पर आ जाऊँ। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं कि हम लोग जो डेटा है, हम लोग वो डेटा कलेक्ट करके जब हम पब्लिक को देते हैं और जब गवर्नर साहब के पास भी देते हैं, तो हम वही गांधीयन फिलोसफी से नहीं चल रहे हैं, मतलब इंदिरा गांधी वाली फिलोसफी से नहीं चल रहे हैं। महात्मा गांधी की फिलोसफी जरूर चल रहे हैं, पर इंदिरा गांधी की फिलोसफी से नहीं चल रहे हैं। लट्ठा हाथ में लिया, ये संजय गांधी ने लट्ठा हाथ में लिया और बोल दिया कि आज से यही होगा, बोल दिया कि इस जगह की रोड को चौड़ी करनी है, सारे घरों को ध्वस्त कर दिया जाए। इस तरीके से नहीं होता है। यहाँ पर जब डेटा की स्टडी होती है ना, तो वो डेटा की स्टडी जितने लोगों को, जितने दायरे आपने बना रखे, उन सबके पास फाइल जाती है। और यही मैं बता दूं, उत्तराखंड की बात अगर हम कर रहे हैं तो उत्तराखंड की वो, और हमारी सरकार वो सबसे पहली थी। अगर खंडूर जी की बात करें, जहाँ से नोट शीट आपको मिलनी शुरू हुई, पारदर्शिता, आप देख सकते हैं वो पारदर्शिता की वो फाइल कहाँ गई। इससे पहले थी क्या? कभी नहीं ना, हमारी सरकार तो लाई ना यहाँ पर। पंत साहब, लेकिन आपने इतिहास का जिक्र किया है, आपने इतिहास का जिक्र किया है। मैं, हाँ, आप जरूर कंप्लीट कीजिएगा। लेकिन कभी ऐसा देखा गया कि विपक्ष में इतना असंतोष हो जितना अभी दिख रहा है? वो आपकी किसी भी बात को मानने को राजी नहीं। आप भी विपक्ष में रहे हैं, तब तो सिनारियो ऐसा नहीं था जितना अब आजकल नॉर्मल ट्रेंड हो गया है कि आपकी किसी भी बात को कोई मानने को विपक्ष तैयार नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? लोकतंत्र के लिए तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं बता दूं। हाँ, देखिए, राजशाही
राजशाही से लोकतंत्र में आने के बाद हाँ जब राजशाही विपक्ष में आती है तो उसको ये सारी पीड़ाओं को झेलना पड़ता है। और हम लोग जो विपक्ष में थे, और मैं क्या कहूँ, मैं तो मेरी उम्र तो उस समय बहुत कम रही होगी, परंतु हमारे जो लीडर्स ऑफ विपक्ष थे वो कैसे थे, वो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कि जो कांग्रेस की सरकार के समय में भी विदेश नीति की बात करने उनको बाहर भेजा जाता। क्यों? क्योंकि जब देश की बात, जब राष्ट्र की बात आएगी, वो राष्ट्र रहना चाहिए वाली नीति के जो लोग हैं वो हमारे लीडर्स थे। इसलिए जब हम विपक्ष में होते हैं ना, हम लोग अपना धैर्य नहीं, हम लोग सही और गलत की लड़ाई में जरूर चलते। ठीक है। और आज भी जब हम बात कर रहे हैं, ये मैंने आपके सवाल का जवाब दिया, मैं वापस बोल लीजिए बात फिर बोलिए। जब हम बात कर रहे हैं, जो हमारे सीनियर हैं यहाँ पे, उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि हम लोग परिसीमन का हर 5 साल में ऐसा क्या हो जाता है कि हम परिसीमन की तरफ जाते हैं। साहब फाइल हर बार मूव करती है, आप तो सत्ता में रहे हैं साहब, आप जानते हैं, एंड ही नोज बेटर देन मी। उन्होंने उस चीज को थोड़ा सा छुपाया है। हर बार फाइल जाती है, हर बार की डेटा स्टडी होती है और ये मीडिया के पास में भी जाती है, परंतु आप कह रहे हैं ना कि उसके ऊपर जब रीजनिंग हो रही है, जब रीजनिंग आ रही है लोगों के सामने, तो उनका आ रहा हूँ नेगी साहब, आपके पास भी आ रहा हूँ। आज से पहले क्या होता था, आज से पहले कभी भी सवाल उठाए जाते थे, आप आरटीआई डाल के देखिएगा कि अगर मैंने किसी के ऊपर कोई एक हल्का सा क्लेम करा है, किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन करा है, तो उस क्वेश्चन का क्या आंसर आया, कहता साहब जवाब धारित नहीं है, जवाब है ही नहीं, क्योंकि उसके ऊपर कभी कार्य नहीं हुआ। आज जब हम इस प्रोसेस में, इसी प्रोसेस की तो पब्लिक मांग कर रही थी कि भैया पहले सारी चीजों पे, सवालों पे जवाब दे दिया जाए। हाँ, अनवांटेड नहीं, ठीक है, रियलिस्टिक है। रियलिस्टिक क्या है कि भाई डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, क्या यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो लोग यहाँ के वोटिंग राइट्स के लिए सही है या नहीं है। ये चीज तो पहली बार हो नहीं ना, ये करेंगे हर 5 साल में। हम इस बार की बात कर रहे थे तो मैं इस बार की बात में आ गया, आपने हिस्ट्री की बात करी, मैंने हिस्ट्री का आपको सुचारू रूप से जवाब दे दिया। हम जिनसे सवाल ले रहे हैं, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या करने वाले लोगों में से नहीं थे? पहली चीज ये। दूसरी चीज ये है कि क्या इस समय की जो मांग है जगह की, कि हम लोग ये तय कर ले कि जो लोग यहाँ के राइटफुल वोटर्स हैं वो वोटिंग उनको राइट मिलता है। ठीक है, मैं समझ गया। पर लाए गए हैं कोटद्वार से लेकर ऊपर तक, यहाँ पे हमारे मिनिस्टर, ठीक है पंत साहब, ठीक है, ओके। नेगी साहब देखिए, एक तो है कि उन्होंने अपनी क्रेडिट लेते हुए वाजपेयी साहब के स्टेचर का भी जिक्र कर दिया, तो आप बतौर विपक्ष उतने धैर्यशील नहीं है, ऐसा उनका कहना है, जितना उस समय हुआ करता था। और दूसरा, जो डिमांड हो रही है, मांग हो रही है पब्लिक की, वही कर रहे हैं। ये चीज़ें जरूरी हैं तो हो रही हैं। आपका क्या कहना है, जरूरी है इसलिए की जा रही हैं या फिर इरादा कुछ और? देखिए, जहां तक बात ये कर रहे हैं कि पारदर्शिता की, तो पारदर्शिता इनको पता होना चाहिए कि पारदर्शिता कौन लाए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कौन लेकर के आया? इस सूचना के अधिकार से ये कह रहे हैं ना, खंडूरी जी ने किया, इसने किया। अरे भैया, इस सूचना के अधिकार के तहत जो सूचना एक विधायक को विधानसभा के माध्यम से, आएंगे पंत साहब, उनको ही बोल लेने दीजिए। हाँ, लोकसभा के माध्यम से मिलती थी, आज वो सूचना सर्वसाधारण के लिए सुलभ है। ये सूचना का अधिकार अधिनियम की ताकत है। ये किसने दिया? ये कांग्रेस की सरकारों ने दिया। और ये कह रहे हैं कि जो है विदेश नीति में, आ रहे पंत साहब आ रहे हैं, एक एक करके सर प्लीज, डिबेट गड़बड़ हो जाएगी, उनको सुन लीजिए फिर आते हैं। मैं पूरा जवाब सुन, हाँ बोल लीजिए नेगी साहब, आप बोलिए सर, बोलिए। आप कहते हैं कि विदेश नीति में अटल जी को, अरे अटल जी तो उस समय प्रधानमंत्री राजीव जी थे तो, या इंदिरा जी थी, तो उनको भेजते थे। आज जरूरत पड़ी है, ये जो 56 इंच के सीने वाले लोग हैं, ये विपक्ष को मानते नहीं थे, आज विपक्ष का प्रतिनिधिमंडल पूरे देशों में इनको भेजना पड़ा। तो ये हमारे संविधान की ताकत है, ये हमारे देश की ताकत है। ये पहले भी थी और आज आपको भी माननी पड़ी है ये। और जहां तक ये परिसीमन की बात करते हैं कि यहाँ से प्रस्ताव आता है, वहां से आता है, तो मैं इनको कहना चाहता हूँ कि ये प्रस्ताव लोकसभा में क्यों नहीं, ये प्रस्ताव विधानसभा में क्यों नहीं? विधानसभा के चुनाव आपको कैसे 5 साल में कराने पड़ते हैं, तब आप डेमोग्राफी आपकी चेंज नहीं होती, लोकसभा में आपकी डेमोग्राफी चेंज नहीं होती। ये क्या पंचायतों के लिए? अरे सब, ये एक कहावत है हमारे पुराने गांव की कि गरीब की जोरू सबकी भाभी। अरे पंचायतों को आपने गरीब की जोरू मान लिया है, जैसा मर्जी वैसा तोड़ मरोड़ करेंगे, चाहेंगे तो पंचायत चुनाव कराएंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं कराएंगे, मनमाना आरक्षण करेंगे। ये कौन सी बात है? इस पर सरकार जवाब नहीं दे सकती। जनता चाहती है कि समय पर जो है चुनाव हो, समय पर आरक्षण तय हो, परिसीमन का हर 5 साल में परिसीमन क्यों? बिल्कुल
मैं तो ये कहता हूँ कि चाहे किसी भी दल की सरकार हो, हाँ। पंचायतों में हर 5 साल में परिसीमन क्यों? क्योंकि परिसीमन के माध्यम से आप मनमाना आरक्षण तय करते हैं, आप मनमाने तरीके से जो है अपने लोगों को फिट करने का काम करते हैं। ये है इसकी सबसे बड़ी वजह। और इससे जो है आप पंचायतों का अधिकार संपन्न नहीं बल्कि कमजोर करने की साजिश करते हैं। बोलिए पंत साहब। जी जी जी, जैसे इन्होंने अपनी सूचना का अधिकार का बड़ा अच्छी तरीके से इन्होंने अपने ऊपर में क्रेडिट ले लिया। मैं बताना चाह रहा हूँ कि राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश का जो केस था, यदि याद करेंगे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया था, जब हम लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी ना, जब दर दर भटकते थे, तो उसमें उस केस के तहत ये हुआ कि सबसे पहले ये तय हुआ कि जो ये मौलिक अधिकार है ये लोगों का, ये केवल एमएलएस का और चुनिंदा एमपी का नहीं था। उस दबाव में आपको फिर उसके बाद भी 1976 से लगा लीजिए कितने साल हुए, उसके बाद भी लगातार जब नागरिक प्रयास रहा, नागरिक तो उससे पहले 96 वाली सरकार ने क्यों नहीं किया भाई? 96 से लेकर 2004 तक जो सरकार रही उसने क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया पंत साहब? वो भी बता देता हूँ कि उस समय आप लोगों ने किस तरीके से उसमें से वो लगाई, इसमें प्रॉब्लम्स लगाई थी और कौन कौन जेल गए थे सर, वो भी बता देता हूँ। पर ये वाला टॉपिक नहीं है। नहीं, आप बताइए ना, 96 से 2004 तक आप बताइए। सर मेरे घर में तो यही चल रहा पंत जी, थोड़ा 96 से 2004 तक का कह रहे हैं ना आप? मैं तो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ देता हूँ सर, मेरा काम यही है। जी जी बिल्कुल सही है, यही काम करता हूँ सर। और मेरे पिताजी भी इसी में थे, अवध बिहारी पंत जी, वो इसी आंदोलन का हिस्सा रहे थे। तो मैं तो डॉक्यूमेंटेड रखता हूँ सर अपने पास में। अब मैं अपनी बात खत्म कर लूं, पहले 1976 में इस चीज का हुआ और उसके बाद भी आपको अगर ध्यान होगा था कि 2020 तक में, और इसमें मैं सरकारी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ कि ह्यूमन राइट्स की, पीपल राइट्स की और पब्लिक राइट्स की। तो 2020 में भी अश्विनी सिंह वाले मामले में भी ये तय किया गया था कि ये अधिकार जो है मौलिक राइट है। तो ये नहीं था कि ये कोई सरकारें वहां से लेके आ रही थी, दे रही थी, ये कोर्ट्स ने तय किया, जिसकी वजह से ये जो हमारा सूचना का अधिकार है ना, ये आया। अब मैं बात कर लेता हूँ, आप बात कर रहे थे कि यहाँ से अब अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजना पड़ा, आपने बात सही करी। आज शशि थरूर जा रहे हैं, लेकिन वो आपकी जो लीडरशिप है उसके विषय में क्या बोलते हैं, ये जरा ये बताएंगे हम लोग। वो आपकी लीडरशिप सलमान खुर्शीद को भेजा आपने, जो है तमाम कांग्रेस के नेताओं को भेजा भाई। नॉट क्वेश्चन व्हेन द टाइम ऑफ द नेशन कम्स, the opposition should not behave in the manner that they are behaving. They should not be questioning the integrity of the nation and the army. ये बोला उन्होंने, कितनी बड़ी बात बोली है। He is talking about his particular team. उस व्यक्ति ने सारी चीजें जांची, तभी आगे जाके बात कर रहे हैं ना नेशन में। पंत साहब, वो कोई पार्टी का तो प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे ना, वो तो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। आपने एक टीम बनाई थी, उसमें भारत की बात होनी थी, इसमें पार्टी एजेंडा नहीं कर रहे। भारत की बात हो रही थी, इसमें बात नहीं हो रही थी। मैं वही बोल रहा हूँ कि when we are talking about questioning a particular event, हम इस चीज को क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पर बात क्या होनी चाहिए? विपक्ष के द्वारा ये बात नहीं चाहिए। नहीं, उनका कहना है कि देखिए उनकी बनाई हुई पिच पर आप बैटिंग कर रहे हैं, सेंचुरी मार रहे हैं, क्रेडिट भी अपने ले रहे हैं, क्यूरेटर को कोई क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। बोलिए। मैं ये बता रहा हूँ कि ये सिंपल सी एक बात कह रहे हैं कि हाँ, जो सरकार है वह चुनाव नहीं कराना चाह रही। इनका सिंपल सा कहना ये है, और उसके बाद में ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह से जो इनके आवेश हैं उसको व्यक्त कर रहे हैं। अभी तक इन्होंने डेटा के विषय में कोई बात नहीं। ठीक है, बोलिए। सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि डेट में मैं भी पंत जी एक सवाल का जवाब दीजिए कि आप कहते हैं कि परिसीमन। अरे सुन तो लो पंत जी, सुन लीजिए पंत साहब, सवाल सुन लीजिए, जवाब आप दे रहे हैं। बोल लीजिए नेगी साहब, बोलिए। परिसीमन का जवाब तो दे दो कि जब लोकसभा और विधानसभाओं में क्यों नहीं आप परिसीमन करते हर 5 साल में? वहाँ आपको डेमोग्राफी चेंज नहीं होती, आप उसके आंकड़े दे दीजिए, उसका तो बता दीजिए हमको। बता दीजिए। लोकसभा राज्यसभा में क्या होता है, बिल जाता है। और पहली बात मैं एक और बात बता दूं आपको, जब परिसीमन स्टेट बेसिस पे होता है तो फिर यहाँ की विधानसभा में जाता है। उसके बाद में जब यहाँ से पारित होता है, अगर उसमें कोई इश्यूज होते हैं तो इट गोज टू द गवर्नर एंड देन इट गोज टू दी, अगर उसके बाद में भी उसकी भी एक प्रोसेस है, उसके बाद वो लोकसभा और राज्यसभा में जाता है। क्या बात कर रहे हैं सर हम प्रोसेस की बात को अब इस टाइम पे विकलांग कर देंगे क्या? मतलब हम ये बात, लोकसभा और विधानसभा में परिसीमन की बात क्यों नहीं करते आप? तो मैं प्रोसेस आप लोकसभा और विधानसभा में भी कराइए ना, हर 5 साल में वहाँ क्यों नहीं होता? आप ये मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। हाँ सर, सिंपल सवाल है, वहाँ क्यों नहीं होता, बता ही दीजिए। सर आप मेरे सीनियर हैं, आप इन सारी प्रोसेस को भली भांति निश्चित तौर पर आपके पिताजी ने और मैंने लॉ एक साथ किए थे। जी आपको जानकारी हो या न हो, नहीं आप सीधा सा जवाब दीजिए ना, वकालत मत पढ़ाइए। आप सीधा सा कहिए कि क्या क्या उसका नाम, लोकसभा और विधानसभाओं में परिसीमन की आवश्यकता नहीं होती, वहाँ पे डेमोग्राफी चेंज नहीं होती, केवल पंचायतों के लिए है। केवल पंचायतों के मामले में ये फार्मूला क्यों है? सर फिर सवाल पूछ लो, आपसे पूछ लेता हूँ सर जी। कौन सा लॉ ये
नहीं हो रहा, तो इस वाली जगह पर अगर ये कार्य हो रहा है तो दूसरी जगह जहां पर वो कार्य नहीं हो रहा उसके बेसिस पे से रोक दिया जाएगा। सर ये तो लीगल पंत सबसे जी, सबसे पहले प्रिजम्पशन है, पंत ऑपरेटिव जी, नहीं होता है। और अब मैं पंत जी, मैं 31 सालों तक पंचायतों का प्रतिनिधित्व कर चुका हूं। मैं 31 सालों से पंचायतों में रहा हूं। मैं पंचायत के सदस्य से लेकर जिला पंचायत तक हमने देखा है, परंतु केवल और केवल जब पंचायतों मैं पंचायतों से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा हूं पंचायत प्रधान संगठन का, और नहीं मैं कह रहा हूं ना आपको कि मैं पंचायतों में जुड़ा रहा हूं, और जो पंचायतों की पीड़ा है वो मैं समझता हूं कि मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। मैं इसीलिए सारी सरकारों को कटघरे में करता हूं कि भाई 5 साल में चुनाव न करा करके आप हर बार परिसीमन क्यों करते हैं? परिसीमन का जो असली कारण है सवाल बताओ ना, व्यवहारिक बात। मैं यही एक विडंबना है। देखिए माफ कीजिए, वक्त इतनी की इजाजत देता है। नेगी साहब, पंत साहब, आपने एक सवाल पूछा, उन्होंने आपसे सवाल पूछा, सवाल पे सवाल तो हैं इस फिजा में, लेकिन जवाब नहीं है। इतनी की वक्त इजाजत देता है। आप दोनों खास मेहमान का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।